हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारे 2 लेसन हो गए हैं गद्य खंड के, आज हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन 3 है हमारा लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल। लेसन 3 है हमारा लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल। चैप्टर 3 लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल। सबसे पहले हम इसके लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा के गुरुकुल में हुई। उन्होंने सन 1921 में फिरोजपुर से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए तक शिक्षा ग्रहण की। कॉलेज में ही उनकी भेंट सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव से हुई। उन्होंने अपने सहपाठी लाला लाजपत राय के साथ स्वदेशी आंदोलन में जमकर भाग लिया। उनका झुकाव मार्क्सवाद की ओर बढ़ता गया। उन्हें दिल्ली में बम बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया तथा 7 अगस्त 1936 को बरेली जेल में ही उनका विवाह प्रकाशवती कपूर से हुआ। वे कई बार विदेश यात्रा पर गए। उन्होंने साहित्यकार और प्रकाशक दोनों रूपों में हिंदी साहित्य की सेवा की। 26 दिसंबर 1976 को उनका स्वर्गवास हो गया। क्या पढ़ा हमने। यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हमारे क्रांतिकारी आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर भगत सिंह और सुखदेव जी के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब आगे देखो प्रमुख रचनाएं। यशपाल की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, अमिता, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, झूठा सच। कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, करक का तूफान, ज्ञान दान, वो दुनिया, अभिशाप, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, चित्तर का शीर्षक, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, सच बोलने के बोल। नाटक नशे नशे की बात, रूह की परख, गुड बाय दर्दे दिल, व्यंग लेख, चक्कर क्लब, संस्मरण, श्यामलोकन। विचारात्मक निबंध न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद, राम राज्य की कथा। साहित्यिक विशेषताएं। यशपाल जी की रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। उनकी रचनाओं में सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के दर्शन होते हैं। उन्होंने जीवन की वास्तविकता को महसूस कर यथार्थ का वर्णन किया है। उनकी अधिकांश कहानियां चिंतन प्रधान है। भाषा शैली। यशपाल की भाषा शैली में स्वाभाविकता एवं व्यवहारिकता का गुण विद्यमान है। उनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल और पात्रानुकूल है। उन्होंने वर्णनात्मक, संवाद प्रधान प्रभाव शैली को अपनाया है। उन्होंने विषयानुसार उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। आम आदमी की भाषा का प्रयोग करने के कारण यशपाल का साहित्य जनसाधारण में अत्यंत लोकप्रिय है। ये यशपाल का जीवन परिचय आप सभी को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है। अब हम अपना लेसन पढ़ते हैं। लखनवी अंदाज। मुकसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकारती। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा तोड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था।
एक बरत पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे शहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का संतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। थाली बैठे कल्पना करने रहने की तो पुरानी आदत है। नवाब साहब की यह सुविधा और संकोच के कारण वह अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार में 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेदपोश उन्हें मंझले दर्जे से सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब ने सहसा में संबोधन किया, आदाब और जनाब, खीरे का शौक फरमाएं। क्या इसमें जो लेखक होता है वह मुफसिल जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन पकड़ता है और 2nd क्लास का टिकट लेता है। जब वह जाता है तो क्या देखता है कि एक नवाब साहब वहां बैठे हैं और एक तौलिए पर 2 खीरे रखे हैं। वह उनसे बोलना चाहते हैं लेकिन देखते हैं कि वह बातें करने के लिए उत्सुक नहीं है, इसलिए वह भी नजरें चुराकर सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। जो लेखक होता है उसकी कल्पना करने की आदत होती है क्योंकि वह कहानी लिखता है और कल्पना में हर वक्त खोए रहता है। वह अपने विचारों में खो जाता है कि क्या यह नवाब साहब खीरे खाने के शौकीन हैं या इन्होंने वैसे ही रख रखे हैं। अब आगे देखो। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दर्द निश्चय से खीरों के नीचे रखा। तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छिलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते हुए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बरख दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के सुकून से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वाद की कल्पना से प्लावित हो रहा था। लेखक नवाब साहब को नहीं बोलता है लेकिन नवाब साहब लेखक को बोलते हैं और उन्हें खीरे खाने की दावत देते हैं। लेखक मना कर देता है। अब नवाब साहब क्या करते हैं कि खीरे को काटते हैं, छीलते हैं और उन पर नमक मिर्च लगाते हैं। अब आगे देखो। हम कनखियों से देखकर सोच रहे हैं मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में हम अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रहा था। मेरा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब खीरे की फाकों को काटकर उन पर नमक मिर्च छिड़कते हैं और लेखक को दोबारा खीरे खाने के लिए कहते हैं।
नवाब साहब क्या कहते हैं कि खीरे के फाकों को देखकर उनके मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन वह अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उसे दोबारा मना कर देती हैं। अब आगे देखो, नवाब साहब ने टर्न शाखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले आए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाते और वासना से सावधान कर खिड़की के बाहर फेंकते रहे। अब नवाब साहब क्या करते हैं, खीरे की फाकों पर नमक मिर्च लगाते हैं। लेखक को खीरे खाने के लिए टोकते हैं, लेकिन लेखक मना कर देता है। तो वह भी अपना नवाबीपन दिखाने के लिए क्या करते हैं कि खीरे की फाकों को अपने नाक के पास ले जाकर सूंघते हैं। हालांकि उनका खाने का मन हो रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने मन को मारकर उन खीरे की फाकों को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अब आगे देखो, नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हूं यह खानदानी रईसों का तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मेरे पर बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? नवाब साहब क्या करते हैं, बारी बारी खीरे की फाकों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। लेखक उनको देखता रहता है। फिर वह कहता है कि क्या खीरे को सूंघने मात्र से उनका पेट भर सकता है? तो नवाब साहब क्या करते हैं, थोड़ी देर में डकार लेते हैं और ऐसे करते हैं जैसे कि उनका पेट भर गया हो। तब लेखक सोचता है कि अगर बिना खाए खीरे की फाकों की महक से ही नवाब साहब का पेट भर सकता है, तो बिना पात्रों के, बिना जीवन के, बिना घटनाओं के भी कहानी लिखी जा सकती है। क्या लेखक का ये तर्क सही है कि बिना पात्रों और घटनाओं की कहानी लिखी जा सकती है? नहीं, बिना पात्रों और घटनाओं की कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। आप सभी को इसके अभ्यास के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और रचना और अभिव्यक्ति का 5% और इसके ऑप्शन टाइप प्रश्न। अभ्यास सिर्फ लिखना है, ऑप्शन टाइप प्रश्न याद करने हैं और अभ्यास याद करना है। ठीक है।